हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। तो वायरस जो टर्म है वो मेनली वेनम या पॉइजन के लिए यूज़ की जाती थी एंशिएंट टाइम में। तो जो वायरस वर्ड है उसी से डिराइव हुआ है। साथ में जैसे संस्कृत में विष बोला जाता है, उसी से इसको ग्रीक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ मानते हैं। तो वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजन। तो जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, चाहे आप विटेकर का पढ़ें या 3 डोमेन किंगडम्स क्लासिफिकेशन पढ़ें, उसमें हमने कभी भी वायरस का जिक्र नहीं किया कि वायरस को कैसे क्लासीफाई किया गया, कौन से ग्रुप में रखा गया। तो रीज़न ये है कि वायरस को लिविंग भी नहीं माना जाता और नॉन लिविंग भी नहीं माना जाता। इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। मतलब ये एज पर एग्जिस्ट करते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो एज है उस पर कहीं क्या पाए जाते हैं, उसके बारे में ऐसा ही पढ़ा जाता है। तो इनको कभी क्लासीफाई नहीं करा जाता, लेकिन आपकी माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी जो आपकी एक ब्रांच है उसके अंदर इनको पढ़ा जाता है। वायरस मेनली आपके डिजीज कोज करते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। और आजकल जैसे हम कोविड सुनते हैं तो कोविड भी क्या है, वायरस की फॉर्म है। तो वायरस जब शुरू में इनके बारे में पता चला था, जैसे हम इम्यूनो में जब पढ़ते हैं तो आपका सिंपल सा आता है कि लुईस पास्चर ने जब इन्होंने बताया था कि रेबीज की वैक्सीन वगैरह बनी थी, तो उस टाइम वो वायरस को माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाए थे, डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। उनको पता था कुछ पैथोजन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कभी भी उसका स्ट्रक्चर या फिर वो किस टाइप की उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले दिमित्री मोन्स्की ने 1892 में एक फिल्टर बनाया था और उस फिल्टर के थ्रू जो भी आपके माइक्रोब्स थे वो पास कर जा रहे थे, वो कौन थे, वायरस थे। तो उनको फिर बोला गया था कि कुछ ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो आपके ऐसे फिल्टर को भी क्रॉस कर जाते हैं जिसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते। तो उन्होंने टोबैको में जो डिजीज होती है, जैसे मोज़ेक डिजीज जो होती है, उससे लेकर इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद एम्वो बेजरिंग ने 1898 में एक टर्म दी थी, कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब जो आपका एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कैसे माना, उन्होंने जो फिल्टर किया था उसको इन्फेक्ट करके देखा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये पाया गया कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसको क्रॉस कर पा रहे थे, आपके उस पर्टिकुलर फिल्टर को क्रॉस कर पा रहे थे, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे थे, इन्फेक्ट कर रहे थे। उसके बाद WM स्टेनली ने 1935 में बताया कि वायरस जो है उनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मतलब वायरस को आप एक पाउडर की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल उनके बारे में धीरे धीरे डिस्कवरी होनी शुरू हो गई थी कि RNA से बने हैं या DNA से बने हैं। तो आप वायरस के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी टर्म सुनने को मिलती है कि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं, इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती और अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। जैसे आप कोविड के बारे में सुनते हैं तो कोविड की नई नई स्ट्रेन्स आ रही हैं, हर टाइम के साथ वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो वायरस को ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर जब कभी लाइफ बनी तो उसके टाइम ये क्या हुए हैं, साथ में ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे ऐसे समझे इसे कि ये हमारी अर्थ है और ये बिल्कुल एक प्रिमिटिव कंडीशन में हम मानते हैं। तो एक थ्योरी क्या मानी जाती है, जब 3 डोमेन बने, जैसे 3 डोमेन कौन से थे आपके, आर्किया, प्रोकैरियोट, और फिर आपके क्या थे, आर्किया, तो फिर क्या थे आपके यूकैरियोट। ऐसे हमने 3 डोमेन सिस्टम में पढ़ा था और आर्किया को हमने सेपरेट कर दिया था, जो भी आपके बैक्टीरिया हैं उस टर्म से। तो उनसे पहले कहीं माना जाता है कि वायरस क्या हुए होंगे, ओरिजिनेट हुए होंगे, पहले ये थ्योरी मानी जाती है। फिर ये माना गया कि साथ साथ ही क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, उनके साथ साथ ही बने हैं। वायरस मेनली आपकी डिजीज ही कोज करते हैं, हमारे ऐसे बेनिफिशियल डायरेक्टली हमारे किसी बेनिफिट, आप कह सकते हो कि डायरेक्टली किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करते। मेनली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट उनमें डिजीज करने का काम करते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम में आप इसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप किसी दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको अलग ही पढ़ा जाता है। तो इनके बारे में अभी भी थ्योरी है कि ये साथ साथ ओरिजिन हुए, या फिर ऐसा माना जाता है कि आप एक इसको एंसेस्टर मान लो कि वायरस का कोई एंसेस्टर था, ऐसा भी नहीं है। ये टाइम चेंज होते रहे, मतलब जैसे जैसे एरा गुजरते गए, टाइम गुजरते गए, नए नए इनके क्या बने, जीनोम बनते गए, जीनोम में मॉडिफिकेशन होता गया। तो इनके काफ़ी सारे ओरिजिन हैं, कोई आप एक ओरिजिन नहीं पढ़ सकते। जैसे हम ऐसे मानते हैं ना कि आपकी कोई प्रोटोबायोंट सेल थी, उसमें से प्रोकैरिया, आर्किया और यूकैरिया क्या हुए, ओरिजिनेट हुए। ऐसा हम वायरस के टर्म में नहीं बोल सकते। दूसरा,
वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ भी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ भी होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ भी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ भी होते हैं। तो इनमें काफ़ी सारी वैरायटी होती है। इसके अलावा जो आप वायरस में बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वायरस जो भी होता है उसमें सिर्फ क्या होगा, उसका जीनोम डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन डीएनए आरएनए दोनों नहीं हो सकता, या डीएनए होगा या तो क्या होगा आरएनए। लेकिन मैं ऐसा सोचे किसी वायरस में डीएनए आरएनए दोनों होगा तो ये नहीं हो सकता। उसके बाहर एक क्या होती है आपकी प्रोटीन की लेयर, इसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं या कैप्सिड। और उसके बाद किसी किसी में क्या प्रेजेंट हो सकता है, एनवेलप भी प्रेजेंट हो सकता है, जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन या ओलिगोसैकेराइड से मिलके बना हुआ आता है। तो कोई भी वायरस जितना कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ये स्ट्रक्चर जो भी इन पे आपके मान सकते हैं, जो भी मोइटीज प्रेजेंट उतनी ज़्यादा क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले जैसे एचआईवी को बोला जाता है डिट्रोवायरस, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। मम्प्स जिसको कन्फेड बोला जाता है। एचआईवी के बारे में आपको सभी पता है, एड्स जो होती है डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मम्प्स जिसको ऐसा बोला जाता है कि आपको जो सलाइवरी ग्लैंड वाला रीजन है उसमें इन्फेक्शन शुरू होता है, और इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, वो स्वेल कर जाता है और काफ़ी पेनफुल होता है। इसको पैरामिक्सोवायरस से कोज किया जाता है। स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स वायरस कोज करता है। स्मॉल पॉक्स आज के टाइम में नहीं होती, आज के टाइम चिकन पॉक्स पढ़ते हैं। स्मॉल पॉक्स कभी आपने सुना होगा आपके दादा से या परदादा से या नाना या परनाना से, उनके टाइम में इसका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। बाद में इसको इरेडिकेट लगभग कर दिया गया है। आजकल कोई स्ट्रेन देखने को ऐसे नहीं मिलती, चिकन पॉक्स की फॉर्म में ये पाया जाता है। तो स्मॉल पॉक्स लगभग क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन आप इसको ये ना समझें कि कोई भी वायरस को हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड होने से। हो सकता है फिर कभी वो नई म्यूटेटेड फॉर्म में आना शुरू हो जाए। इसके अलावा हर्पीज़ वायरस, ये आपके जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही हैं, साथ में ये आपकी होती है जैसे जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनके अंदर इनको मेनली पढ़ा जाता है। तो हर्पीज़ को हम पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में। ये भी क्या होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसको भी क्या बोला जाता है आपका हर्पीज़ वायरस से क्या होता है, मेनली कोज होता है। तो वायरस में जो सिंपल एनसीईआरटी में आपको एचआईवी, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़ दिया है, साथ में टोबैकोमोजिक वायरस के बारे में भी दिया हुआ है, टीएमवी के बारे में भी दिया हुआ है। तो टोबैकोमोजिक जो वायरस है वो किस में डिजीज कोज करता है, आपके टोबैको में जो कर्लिंग वगैरह हो जाती है, पैच लाइक अपीयरेंस, मोजाइक मतलब होता है जैसे पैची सा अपीयरेंस, वैसे अपीयरेंस आने इसमें शुरू हो जाती है। तो वायरस जो है उनको इतना पढ़ना क्यों जरूरी है या इतना क्यों पढ़ा जाता है, उसका सिंपल सा रीजन है कि वायरस जब भी किसी की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, मान लो किसी सेल के अंदर जब वो एंटर करेंगे तो उस टाइम वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और उससे पहले वो कैसे रहते हैं, इनएक्टिवेट फॉर्म में। मतलब वायरस जो बॉडी से बाहर है तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो कुछ परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर कर उसमें सारी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है, वो खुद को रेप्लिकेट भी करवाएगा, खुद के प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बनाएगा। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, तो इसमें आपकी डिफरेंट साइकिल होती है लाइटिक साइकिल, होती है लाइसोजेनिक साइकिल। आप सिंपल ऐसे समझें कि जब भी वायरस एंटर करता है तो वो किस किस फॉर्म में एंटर करता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज मतलब जैसे एक तो मानते हैं कि वायरस हमें इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट को। इसके अलावा वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं आपके बैक्टीरियोफाज। मेनली उनमें डीएनए ही पाया जाता है लगभग में, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो। तो जैसे मान लो ये आपका क्या है बैक्टीरिया, ये उसका जीनोम है, और यहाँ पर हम टोबैकोमोजिक वायरस को मान लेते हैं, ये उसका जीनोम है। तो ये जब इसको इन्फेक्ट करेगा तो इसके अंदर सबसे पहले अपना जीनोम क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, इसका जीनोम जो है वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट होना शुरू होगा। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये इसकी मशीनरी को खुद के कंट्रोल में लेगा, और इसको जो रिक्वायर्ड है वो जीनोम यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। और साथ में जो पर्टिकुलर प्रोटीन की लेयर है बाहर, जो भी इसको रिक्वायर्ड है वो बननी शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम बाद एक कंप्लीट मॉडिफाइड हो जाएंगे और फिर सेल को लाइसिस करके बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो लाइटिक लाइसोजेनिक में आप कैसे डिफरेंस याद रखें। लाइटिक में तो क्या होता है कि सेल का लाइसिस हो जाता है। लाइसोजेनिक में क्या होता है कि जितने टाइम बैक्टीरिया का जीनोम डिवाइड करता है उतने टाइम आपके वायरस का जीनोम भी डिवाइड करता है। मतलब जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे वायरस का जीनोम भी डिवाइड करेगा। वो एक्सेस में क्या नहीं करता, उसमें ग्रो नहीं करता। ये कब होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है वायरस के पास, तो उस टाइम ये बैक्टीरिया में खूब डिवाइड करता है, बैक्टीरिया की वॉल को बस्ट करके निकल जाता है।
तो वो तो साइकिल होती है लाइटिक, मतलब इसे तोड़ देना। एक होती है लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक का मतलब होता है कि जब कंडीशन कैसी होती है, इसके पास अनफेवरेबल टाइप की होती है, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, मान लो बैक्टीरिया में 1 सेल से 2 सेल बनी, तो वायरस का जीनोम भी रेप्लिकेट उसी तरीके से होगा, 1 से 2 बन गए, फिर 4 बन गए, इसी तरीके से। तो वो फॉर्म पाई जाती है इसमें लाइसोजेनिक फॉर्म में। नेक्स्ट इसमें आता है कि वायरस जो है उनका ट्रीटमेंट या फिर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो बेसिक सा रीजन है, वायरस का जो जीनोम है वो हाईली म्यूटेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब वायरस जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर से पास होता है उसमें उतनी सारी म्यूटेशंस प्रेजेंट होती हैं। मतलब जितनी बॉडी के अंदर से वो गुजरेगा उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो अडोप्टेशन होंगी उनको लेना शुरू करेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, फिर चेंज आया, फिर किसी दूसरी फॉर्म में जाएगा, फिर किसी दूसरी फॉर्म में जाएगा। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर बार किसी को इन्फेक्ट करता है और अपनी मोर्फोलॉजी क्या कर लेता है, चेंज, फिर दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, फिर मोर्फोलॉजी चेंज कर लेगा। तो ऐसे जिसमें जितनी ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं उसमें उतनी टाइप की मोर्फोलॉजी भी पाई जा सकती है, ऐसा हम कोविड के केस में भी कह सकते हैं। इसके अलावा HIV जो है, HIV ऐसा वायरस है, वो क्या करता है कि जो भी इम्यून सिस्टम है उसकी, जैसे आपके मान लो टी हेल्पर सेल वगैरह जहाँ पर भी बनती है, टी लिम्फोसाइट जो, उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो जो भी सेल ऐसी हैं जो मैसेज ट्रांसफर करती हैं दूसरी सेल को, उनको कंट्रोल कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल आपस में मैसेज ट्रांसफर नहीं कर सकते कि इन्फेक्शन हुआ है। तो जब आपकी पूरी मैक्रोफेजेस कंट्रोल में है, सेल मशीनरी पूरी कंट्रोल में, तो सेल क्या नहीं करती, इम्यूनिटी शो ही नहीं करती। तो HIV में डेथ का मेन रीजन है कि उस पर्सन में इम्यूनिटी ही नहीं है किसी डिजीज के लिए। तो उसमें सिंपल TB से या कोई भी आपका स्किन इन्फेक्शन है, निमोनिया, उससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मम्प्स वायरस आपको पता ही है, कन्फेड जिसको हम बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स जो होती है इसमें ऐसे पूरे बॉडी पे दाग से पड़ जाते हैं। कभी आप अपने बड़े बुजुर्ग के पास बैठे तो उनसे पूछ भी सकते हैं, उनके टाइम उनके टीके भी लगे होते हैं, तो आप कभी भी देखेंगे उनके इस वाली पर्टिकुलर आर्म पे यहाँ पर 3 आपको स्पॉट दिखाई देंगे। तो किसके होते हैं, मेनली स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसके अंडर होता है वो सब। नेक्स्ट है हर्पीज वायरस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हर्पीज जो है इनक्योरेबल है, जैसे HIV, हिपेटाइटिस और हर्पीज, ये तीनों क्या है, इनक्योरेबल है। एक बार किसी पर्सन में हो जाए तो इनको क्योर नहीं कर सकते। तो साथ में वायरस जो है वो कुछ यूजफुल इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझें कि जैसे जो आपके फाइटोप्लैंक्टन है या एल्गी वगैरह है, एल्गी को भी इन्फेक्ट करते हैं। वायरस हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो किसी भी आपका इकोसिस्टम है, जैसे मान लो पोंड का है या फिर आपके ओशियन का है, तो उसमें एक्सेस में जो एल्गल ब्लूम है उसको खत्म करने का काम कौन कर सकते हैं, वायरस कर सकते हैं। इसके अलावा एक पर्टिकुलर लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम कौन कर सकते हैं, वायरस कर सकते हैं। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कौन कंट्रोल कर सकते हैं, वायरस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर वायरस कैसे होते हैं, आपके फेटल होते हैं, ड्रेडफुल होते हैं, और काफ़ी जिस पॉइंट पर आप इसको डिस्कस कभी भी करेंगे तो वायरस जब भी म्यूटेटेड फॉर्म में आते हैं तो ज़्यादा हार्मफुल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो म्यूटेशन का मेन रीज़न है कि एक्सेस में एंटीबायोटिक्स का यूज होना, साथ में बहुत ज़्यादा जीनोम के थ्रू पास होना, मतलब बहुत सारी बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, वास्ट लेवल पर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो आज हमने मेनली डिस्कस किया वायरस के बारे में। तो वायरस क्या है, आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब नॉन लिविंग लिविंग के बीच में मान सकते हैं, नॉन लिविंग बॉडी से बाहर है, लिविंग बॉडी के अंदर, तो एज पर कहीं पाए जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के एज पर है। कभी नॉन लिविंग की तरफ चले जाते हैं, कभी लिविंग की तरफ चले जाते हैं। आप वायरस को नॉर्मली कभी भी नहीं देख सकते, लेकिन हाँ आप इनकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो इन्फेक्शन के थ्रू। साथ में जो वायरसेज होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है, आप वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनमें जैसे जो कैप्सिड है वो किस टाइप का है, उसमें हेलिकल सिमेट्री है या किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, इसमें जो प्रोटीन की लेयर है वो किस टाइप की पाई जाती है, इसका जो जीनोम है वो किस टाइप का है, डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, RNA है या DNA है, नेगेटिव कोइलिंग के साथ है, पॉजिटिव कोइलिंग के साथ है, वो सब इसका मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें लीव्स किस टाइप की है, स्टेम किस टाइप की है, तो सेम वायरस में भी उनके मेनली DNA के बेसिस पर या फिर उनके जीनोम के बेसिस पर, साथ में उनमें शेप कैसी है, कैप्सिड किस टाइप है, कवरिंग किस टाइप की, उसके बेसिस पर होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले इसका जो फिल्ट्रेशन था, इसको फिल्टर करने किसने बनाया था, वोन्स्की ने। और ये जो टर्म है कॉन्टागियम वायम फ्लूइडियम कि आपका जो इन्फेक्शियस एक फ्लूइड है, वो टर्म किसने दी थी, बेजरिंग ने। और वायरस को क्रिस्टलाइज किया सकता है, किसने बताया था, स्टेनले ने। साथ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि HIV में जो जीनोम है वो किस टाइप का पाया जाता है, मम्प्स में किस टाइप का, स्मॉल पॉक्स में और हर्पीज में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियोन्स के बारे में, विरोइड्स के बारे में और लाइकन के बारे में, साथ में वायरस के कुछ एग्जाम्पल जो कुछ एक्सेप्शंस के साथ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।